जिगर भाई, ये जो कांग्रेस की रणनीति है कि एक दलित चेहरे को सामने लाओ और फिर उसके बाद शतरंज की चौसर ऐसी बिछा दो कि सामने वाले के पास कोई चारा ना हो अपना वजीर पिटवाने के अलावा, क्या लगता है कि कांग्रेस की शतरंज की चौसर बहुत बेहतर तरीके से बिछ गई है? क्या अब वजीर के मौत के अलावा कोई चारा बचा नहीं है? ये शतरंज के खेल में बाजी किसके हाथ मिलती हुई नजर आ रही है, जिगर भाई? जी बिल्कुल। देखिए, मैं शायद मेरा ये जो राय है वो सभी लोगों से थोड़ी अलग या डिफर रहेगी। मैं ये नहीं मानता कि ये बाजी इसी इतनी जल्दी कांग्रेस या इंडिया अलायंस जीत पाएगी या जीत सकने की कगार पर है। उन्हें अभी बहुत काम करना है। अगर राम मंदिर महोत्सव 22 तारीख को उसके एक आध वीक के अंदर अगर चुनाव का इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाता है, एक आध महीने के अंदर, अगर फरवरी अंत तक ऐसा कुछ भी, तो ये लोग क्या करेंगे? कितने समय है, कितना ये लोग फेस दिखाएंगे, कितने प्रोग्राम करेंगे, कितने लोगों को जगाएंगे और अपनी बात कहाँ तक पहुंचाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। आशा में रहना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन आशा के ऊपर आपको आपकी रणनीति और जो ठोस काम है, संगठन को जिस तरीके से काम में लाना है, वो तो करना पड़ेगा। केवल एक फेस बताकर तो आप नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि ये जो नाम आगे लाया है ममता बनर्जी ने, उसमें क्या वो 28 जो घटक दल है उनकी भी सम्मति शामिल है या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। वो भी उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से आगे ले जाएंगे। ये बात हमेशा हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, या लोकतंत्र को ये हो गया, या भाजपा सरकार ने ये किया, या मोदी जी ने ये किया, संसद में स्मोक बम फूट गया उसके ऊपर बोलना चाहिए, या मणिपुर के जो हालात है उसके ऊपर ये करना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए, अमित शाह जी को गृह में आके जवाब देना चाहिए। कितनी सारी बातें, मेरे ख्याल से कई सारी डिबेट्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पर डिस्कशन के बाद, उसके बाद जो जनता को जो आशा होती है वो किससे होती है? विपक्ष से होती है, क्योंकि जनता खुद रोड पर आकर कोई विद्रोह नहीं करने वाली, और ना ही जनता के पास इतना समय है जनता को अपने घर बार चलाने है। जिस तरीके से भारत की जनता है वो तो जनरली कभी हमने नहीं देखा कि विद्रोह की परिस्थिति में आई हो। तो जनता की आशा, सीधी बात है कि विपक्ष के नेताओं की तरफ रहेगी। अब विपक्ष के जो नेता है, चाहे कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस के गठबंधन के सारे दल है, उनको गुरु बन के ज्ञान नहीं बांटना है कि आप आपके घर से भगत सिंह निकले और हम उसके ऊपर, सत्ता के ऊपर काबिज हो जाए। उन्हें खुद हीरो बनना पड़ेगा। उन्हें खुद रोड पर, सड़क पर आकर ये सारे विरोध दिखाने पड़ेंगे। अगर ईवीएम की बात करते हैं तो एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अगर उन्हें ये लगता है कि 4 करोड़ 90 लाख वोट उनको सही सही मिले हैं, तो फिर ईवीएम में कहाँ की गड़बड़ी है, तो वो बात ही खारिज हो जाती है। और अगर उन्हें ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो 4 करोड़ 90 लाख वोट उनको मिले हैं, उसकी क्या गारंटी कि वो उन्हीं के वोट है? मतलब आप पुराने नेताओं से काम चलाएंगे, पुरानी रणनीति से काम चलाएंगे, या फिर संगठन में कुछ आग फूकेंगे, क्या करेंगे? वो सारी बातें मैटर करती है। सिर्फ हवा हवाई किलो से मुझे नहीं लगता ये काम हो पाएगा, क्योंकि सामने इतनी बड़ी फोर्स है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि मेरी बात सुनकर बहुत सारे जो लोग हैं कांग्रेस के खास करके या इंडिया अलायंस के, उनको धक्का पहुंचेगा, उन्हें बुरा भी लगेगा। मैं आपकी माफी चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा सच के साथ रहता हूं और जनता के साथ होता हूं। अगर आपका नेता कैपेबल नहीं है विपक्ष में होने के बावजूद, तो आप कितना भी उस घोड़े को दौड़ाने की कोशिश करें, वो नहीं दौड़ेगा। आपके पास नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी कहीं से बीजेपी से कोई सांठगांठ ना हो, कोई बिजनेस ना करता हो, वो लड़ने के लिए तैयार हो, आपके मुद्दे उठाने के लिए तैयार हो। ये सारी बात बहुत सोचने वाली, और वो जनता को सोचनी पड़ेगी। तभी जाके मुझे लगता है कि ये जो पिक्चर विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम पिछड़ों को, दलितों को या बाकी आदिवासी और सभी को मिलाकर, साथ मिलाकर 2024 का किला फतेह कर पाएंगे, तो बहुत मुबारक है उन्हें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्हें हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके विरोधी दल में इतनी पावर है, तो वो पावर की काट क्या है? आपके पास उनके हिंदुत्व की कोई काट है? नहीं है। आपके पास उनका जो राष्ट्रवाद का जो पूरा फैला हुआ चक्र है, उसकी कोई काट है? नहीं है। वो जिस तरीके से जातियों में पूरा पूरा अपना सिस्टम फैला देते, हर एक जाति को कहीं ना कहीं एक नुमाइंदगी देते थे, उसका कोई आपके पास काट है? अभी नहीं है। उसके अलावा विपक्ष को यह भी सोचना पड़ेगा कि कल परसों में जो टोटल 143 एमपी निलंबित किए गए, उन्होंने प्ले कार्ड के अलावा क्या किया, ये भी उन्हें सोचना पड़ेगा। आप देखिए, वो जनता की नुमाइंदगी करते, ये अगर 143 एमपी है और उनके टोटल जो वोटर्स है या जिस क्षेत्र से वो आते हैं, वो सारे मतदाता अगर हम गिन ले तो कम से कम 1.25 करोड़ उसके ऊपर होते हैं लोग। तो 1.25 करोड़ लोग भी उनके तरफ आशा जमा के बैठे हैं कि आप हमारी आवाज वहां पे उठाएंगे। अब विपक्ष के नेता ये कह के तो नहीं बैठ सकते ना कि हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा, हम तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। ये नहीं होता है। आप अगर नेता बनना चाहते हैं, सर्वोच्च स्थान पर जाकर सत्ता पाना चाहते हैं, तो आपको लाठियां खाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आप जनता से या छोटे कार्यकर्ता से अपेक्षा रखेंगे तो ये नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये गेम अभी बिल्कुल एक एक नेक टू नेक चल रहा है। किसके पाले में गेंद जाएगी वो हम नहीं जानते। चांस अगर दोनों के पास है, दोनों मेहनत करेंगे, पक्ष सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते पर उतरना पड़ेगा। हर रोज छोटी छोटी यात्राओं के साथ लेकर महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर विश्वसनीयता स्थापित करनी पड़ेगी।
और जैसे मोदी जी कहते हैं छाती ठोक के, कल परसों काशी में बोला कि मेरी तीसरी टर्म में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप ऐसा बोलिए ना, आपको कौन रोकता है कि मेरी टर्म आएगी तो मैं ये करूंगा। आप हीरोइज्म दिखाइए, आप विश्वास दिलाइए ना जनता को, मेरी तीसरी टर्म आएगी तो मैं इसको जेल भेज दूंगा, उसको जेल भेज दूंगा। आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, आपको एक अपना मॉडल भी बताना पड़ेगा कि हमारा कर्नाटक मॉडल है या हमारा बिहार मॉडल है, ऐसा आदर्श राज्य भी प्रस्तावित करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे इक्वेशन बैठेंगे। वरना जनता सिर्फ आपके मैनिफेस्टो पर क्यों भरोसा करे, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मैनिफेस्टो तो आजकल कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। हर एक पार्टी सेम प्रकार का मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी फ्री बीज दे रही है, हर पार्टी कुछ ना कुछ अपनी चीजें बांट रही है, हर पार्टी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सारी चीजें रियायत लाने की बात कर रही है। तो जनता अल्टीमेटली कहां किसको वोट दे, और उसके ऊपर बीजेपी के पास जितने सारे हथियार है, चाहे संवैधानिक संस्था हो या गोदी मीडिया हो, उसके सामने आपकी काट क्या है वो आपको सोचना पड़ेगा। एक चीज ये भी है कि जब गोदी मीडिया के 14 एंकरों को इन लोगों ने बैन कर दिया, डिबेट करनी बंद कर दी, तो पर्सनली मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि अगर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आप अगर चाहते तो ये कर सकते हैं कि एक आपका प्रवक्ता, एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, एक आरजेडी का प्रवक्ता, एक तृणमूल का प्रवक्ता, 4 मिलके वहां 3 लोग बैठे हैं। अगर बीजेपी का प्रवक्ता है, गोदी एंकर है और एक सो कॉल्ड जो तथाकथित पत्रकार है, आप उस पर हल्ला बोलिए मुद्दों के साथ, कौन मना करता है। मुद्दे आपको लेकर जाना पड़ेगा। आप अगर बीजेपी की पीछ पे चले गए तो ये मामला गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में अगर ये 28 घटक दल है, उसमें कौन अंदर से कितना दगाबाज या कितना वफादार निकलेगा, वो दोनों पैमाने भी 28 घटक दलों को डिसाइड करने पड़ेंगे। क्योंकि एक आपने जो डिस्कशन किया उस बात को मैं दोहरा कर अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर खरगे साहब का नाम ये लोग यूपी से चुनाव के लिए और दलित चेहरे के तरीके से लाएंगे, तो क्या अखिलेश यादव जी को उनकी राजनीति खतरे में नहीं दिखेगी? समाजवादी पार्टी को ये नहीं लगेगा कि अगर कांग्रेस की सीट बढ़ गई तो हमारी घट जाएगी और हम तो केवल यूपी में है, हमें तो कहीं भी और जगह नहीं मिलेगी, तो क्या अखिलेश यादव इस बात को चलाएंगे? ये बहुत सारी चीजें जो विपक्ष को सोचनी रहेगी और उस पर काम करना पड़ेगा धरातल पर आकर। केवल एसी कैबिन में या 5 स्टार होटल में बैठ के चाय नाश्ता करके ये नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। you